जिंदगी को जिंदा दिली से जीने के लिए एक छोटा सा उसूल बनाते हैं। रोज कुछ अच्छा याद करते हैं और कुछ बुरा भूल जाते हैं। खुशियां हम सभी के जीवन में हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। और आज की सुबह मैं हूं आपके साथ शक्ति। दर्शकों, हर कोई अचीवमेंट्स की बात करता है, हैप्पीनेस की बात करता है, खुश रहने की बात करता है, ड्रीम्स की बात करता है, सक्सेस की बात करता है। लेकिन दर्शकों, ये सारी चीज़ें लाइफ में कभी भी ऑटोमेटिकली नहीं होती हैं। इन्हें चूज़ करना पड़ता है, इनकी चॉइस करनी पड़ती है। अगर लाइफ में कोई खुश है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके लाइफ में सारी चीज़ें सही चल रही हैं। उसने परेशान होने के बजाय, दुखी होने के बजाय मुस्कुराने को चुना है। कहते हैं दर्शकों, वाकई में हैप्पीनेस लाइफ में कभी भी ऑटोमेटिकली नहीं होती है, इसे चूज़ करना पड़ता है। ऑटोमेटिकली तो प्रॉब्लम्स होते हैं, समस्याएं होती हैं, हैप्पीनेस को तो हमें चूज़ करना पड़ता है। एंगर, गुस्सा ऑटोमेटिकली आते हैं, शांत रहना चूज़ करना पड़ता है। नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली आती है, पॉजिटिविटी को चूज़ करना पड़ता है। और अगर दर्शकों हमें चूज़ ही करना है तो क्यों ना हम दुख के बजाय सुख को चुने और नफ़रत के बजाय प्रेम को चुने। और किसी ने बहुत सही कहा है कि द काइंड ऑफ लाइफ वी लीव डिपेंड अपॉन द चॉइस वी मेक फॉर आवरसेल्फ। इसीलिए लाइफ में हमेशा सही और सोच समझ कर डिसीजन ले और फिर एक अच्छा सा ज़िंदगी जिए। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बढ़ते अपने पहले सेगमेंट की ओर, देखते हैं आज का अनमोल वचन। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। स्वामी विवेकानंद। इसी के साथ दर्शकों, वक्त हो चला है हमारे आज के मेहमान से रूबरू होने का। दर्शकों, कहते हैं कि विज्ञान हमारा सबसे कर्मठ, सबसे अच्छा साथी, जिसने हर राह पर, हर मोड़ पर हमारा साथ दिया है, साथ ही साथ हमारे जीवन को, हमारे कार्य को बेहतर और सरल भी बना है। ऐसे में अगर बात करें मेडिकल साइंस की, तो ना इसने सिर्फ हम ह्यूमंस की लाइफ को इम्प्रूव किया, बल्कि साथ ही साथ अन्य वन्य जीवों के भी जीवन की गुणवत्ता को सुधारा है। आज अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा दिवस है। आइए इस दिवस की विशेषताओं को जानते हैं हमारे आज के विशेष अतिथि से। हमारे बीच मौजूद हैं सुमित सिंघल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट वेटरनरी गायनेकोलॉजिस्ट, बिहार एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी। सुमित जी, आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में। धन्यवाद मैडम। अगर बात करें एनिमल्स और ह्यूमंस के रिश्ते की, तो कहते हैं कि भाषाओं का अनुवाद किया जा सकता है लेकिन भावनाओं का नहीं। इसे समझना पड़ता है, इसे समझने की आवश्यकता होती है और कुछ ऐसा ही ज़रूरत हमें एनिमल्स और ह्यूमंस के रिश्ते में होती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत खूब आपने कहा है मैडम। भाषाओं का तो अनुवाद हम अपने मुख से कर सकते हैं, भले ही किसी की कैसी भाषा है, कोई हिंदी में बोल रहा है, कोई भोजपुरी में बोल रहा है, लेकिन भावनाओं को समझने के लिए हमें, क्योंकि भावना हृदय की गहराइयों से निकलती है। मनुष्य अपनी भावना कुछ ना कुछ प्रकट कर सकता है, लेकिन जानवर अपनी भावना कभी भी मुख से नहीं प्रकट कर सकता। वो दर्द के रूप में, प्यार के रूप में इसी प्रकार अपनी भावना प्रकट करेगा। क्योंकि मैं पशुपालन विभाग से हूँ, तो जानवर की भावनाओं को अगर समझने के लिए मैं कहूँगा तो दो चीज़ हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। एक तो सहानुभूति हमें होनी चाहिए जानवर के प्रति, और अपनी समझ, जो नॉलेज जिसको कहेंगे, थोड़ा सा उसका भी हमें ज्ञान होगा तो हम जानवरों की भी भावना समझ पाएंगे। अगर देखा जाए जानवरों के परिप्रेक्ष्य में, किसी जानवर को हम पालतू बना लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमने उसकी भावना इस प्रकार आहत की है, ठेस पहुँचाया है कि उसके परिवार से हमने उसको जुदा कर लिया है। तो अगर उसे सहानुभूति हम अपने घर पे लाकर नहीं दे पाएंगे तो उसकी भावना ठेस पहुँचेगी, वो अपना डिस्कम्फर्ट में रहेगा, डिस्ट्रेस में रहेगा। और आप अगर देखेंगे, मनुष्य से अपनी भाषाओं के प्रति रिश्ते बनाता है और रिश्ते बिगाड़ता भी है। लेकिन कभी भी जानवर में हम देखेंगे, जानवर किसी भी मनुष्य को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता जब तक कि कोई मनुष्य उसको कहीं उसको पहले शुरुआत करेगा नुकसान पहुंचाने में, उसके पलटवार में ही जानवर कभी भी नुकसान पहुंचाएगा। उदाहरण के लिए, भले ही हम कहते हैं कि सांप भी तभी डंक मारता है कि जब उसके पैर पे हम कहीं, उसकी बॉडी पे हम पैर रख देंगे या कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंचाएंगे। तो विषैला से विषैला जानवर भी मनुष्य को कोई भी आहट नहीं पहुँचाएगा। हम जो पर्यावरण के बीच में हम अपने घर बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जानवरों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। इस पर हमें
थोड़ा सहानुभूति और थोड़ी समझ की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल, कहते हैं ना कि वो भले ही वो बेज़ुबान होते हैं लेकिन अपनी आँखों से, अपने बर्ताव से उस स्नेह को प्रकट करते हैं जी। और आपने बहुत सही बात कही कि कोई भी जानवर हमें तभी हानि पहुंचाता है जब हम उसे कुछ हानि पहुंचाते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय पशु चिकित्सा दिवस है। कह सकते हैं एक कोशिश है जिसके ज़रिए पशु चिकित्सक के प्रयासों को सराहा जाता है, उनके कोशिशों को सम्मान दिया जाता है। ऐसे में सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि पशु चिकित्सा क्या है, किस तरीके से इसमें कार्य किया जाता है और इस दिन को मनाने की शुरुआत कब से और कैसे की गई? आज पशु चिकित्सा इंटरनेशनल वर्ल्ड वेटनरी डे जो इसको हम बोलते हैं वो है 9 दिसंबर को इसको मनाया जाता है। 2009 से इसकी शुरुआत की गई थी। विकट विदेशों में ये हमेशा बनाया जाता रहा है, लेकिन हमारे देश में भी क्योंकि आज हमारा देश विकसित देश है और इंटरनेशनल फॉर्म पे बिल्कुल मैच करता है इकोनॉमी से लेके, तो भारतवर्ष में भी इसको खूब अच्छे से मनाया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य यही होता है कि हमें हम इस व्यवसाय से, जो इस प्रोफेशन से जो लोग जुड़े हैं, उनका किसी न किसी प्रकार हम मान सम्मान रखें, उनके काम को पहचानें, उनको कहीं ना कहीं उदाहरण के तौर पे, जैसे आज हम आपके माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, तो वेटनरी फील्ड क्या करता है, किस प्रकार मनुष्य की सहायता करता है, कौन कौन इसमें कार्य में हमारी एजेंसीज़ हैं, डिफरेंट रिनाउंड प्रोफेशनल्स जो हैं, उनकी कहीं ना कहीं सराहना हो, कहीं ना कहीं उनको अवार्डेड किया जाए, कहीं ना कहीं उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाए। इसी उद्देश्य से इस दिवस को बनाया जाता रहा है और अपने देश के विभिन्न कॉलेज और इंस्टीट्यूट में भी इस दिन को मनाया जाता है। मतलब डिफरेंट कार्यक्रम्स किए जाते हैं, प्रोग्राम्स किए जाते हैं इस दिन को, मतलब इन देश की विशेषता को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए। पशु चिकित्सा क्या है जी, इसकी क्या कुछ कार्य प्रणाली है? पशु चिकित्सा की बात की जाए तो खाली एक चिकित्सा नहीं है कि कोई बीमार हुआ उसको हमने इलाज कर दिया, कि बुखार हुआ तो हमने कोई एंटीबायोटिक दवा ली और वो ठीक हो गया। पशु चिकित्सा एक होलिस्टिक अप्रोच है, किस प्रकार हम पशु को रख लें, किस प्रकार पशु का सोशल, इकोनॉमिक और मॉरल और एथिकल वेलफेयर इशू भी इसमें कंसर्न करते हैं। भले ही पशु बीमार ना हो, किस प्रकार से वो ठीक ठाक रहेगा, उसके लिए कितनी हमें जगह चाहिए जिससे वो डिस्कम्फर्ट में ना हो। पशु चिकित्सा अगर बात की जाए, आज चिकित्सा अपने में बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। पशु बीमार है उसका इलाज करना, पशु तनाव मुक्त रहे, जैसे सर्दी आ रही है तो सर्दी में उसके लिए कैसा रहन सहन होगा, क्या खान पीन होगा, ये सब चिकित्सा के बारे में आते हैं। कितना पोषण उसको देना है, पोषण की बात की जाए तो पोषण में हर प्रकार का पशु स्टेज से गुजरता है कि बीमारी में कैसा पोषण देना है, प्रेगनेंसी में कैसा देना है, बचपन में कैसे देना है, बड़ेपन में कैसा देना है। वैक्सीनेशन कुछ ऐसी होती हैं जिस प्रकार वैक्सीनेशन, कौन कौन सी वैक्सीनेशन कब करनी है। बीमारी से बचाव ही हम कहेंगे एक बहुत बड़ा पशु चिकित्सा का एक अपने आप में साइंस है। और इस चिकित्सा में हम शोध भी जोड़ते हैं, क्या रिसर्च होती है। जैसे कि अगर बात की जाए कि वैक्सीन्स का ट्रायल जो है पहले पशुओं में ही होता है, तब जाके ह्यूमंस के लिए वो वैक्सीन डेवलप होती है। तो पशु हमारे इसलिए पशु चिकित्सा भी है, पशु का शोध का कार्यक्रम भी है, और साथ साथ हमारे प्रोग्राम में हम बच्चों को भी पढ़ाते हैं और ट्रेनिंग्स भी हम देते हैं। तो जैसा कि अभी आपने सर जिक्र किया कि अगर ठंड रहती है तो मतलब पशुओं पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ऐसे में जो हमारे किसान भाई हैं उनको क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? वैसे हमारा ये सलाह का एक कैलेंडर हमेशा निकलता रहता है, किस मौसम में कैसी जानकारी देनी है। ब्रीफ में मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मौसम बदल रहा है, इस मौसम में क्योंकि हम पशु के लिए जब हम जाते हैं तो पहले हम उस चीज़ को अपने ऊपर अपनाएं। अगर आज हम ठंडे पानी से नहाएंगे तो हो सकता है बीमार पड़ जाएं। अगर हम पानी पिएंगे, ठंडा पानी पिएंगे, तो हो सकता है हमारा गला खराब पड़ जाए। ऐसा ही पशु के साथ है, हम पशु को इस समय पानी वो दें जो कि ताज़ा पानी हो, ऐसा नहीं हो हम ठंडा पानी दें। पशु के साथ ऐसा वातावरण रखें कि उसको रात में ठंड ना लगे, क्योंकि ठंडा मौसम रात में ज़्यादा हो जाता है। तो हमारे पास तिरपाल होते हैं, खरपाल होती है, छप्पड़ होता है, उससे हम ऐसा बनाया जा सकता है कि डायरेक्ट हवा, विंड स्ट्रोक हो वो डायरेक्ट उसको ना लगे। और साथ साथ कुछ खिलाने पिलाने में भी बदलाव किए जा सकते हैं, जैसे कि एनर्जी टाइप में, जैसे कंसनट्रेट हम उसको थोड़ा सा ज़्यादा दें, थोड़ा चना, कुछ लोग तेल घी भी पिला देते हैं, और कुछ लोग तो अगर ज़्यादा पशु प्रेमी होते हैं तो ड्राई फ्रूट्स भी अपने पेट को खिलाते हैं। और ज़रूरत भी है पशुओं के प्रति इस तरीके की स्नेह की, संवेदनशीलता की। अगर बात करें, क्या ये जो पशु चिकित्सा है केवल पशुओं तक सीमित है या इसमें पक्षी भी शामिल होते हैं? पाठ्यक्रम की बात करें तो मैडम, पशु चिकित्सा
खाली पशु का अगर संदर्भ लगाया जाए तो एक लोकल आदमी या लोकल लेमैन समझता है कि गाय भैंस या कुत्ता बिल्ली या ये मान लें तो इतने में ही पशु सीमित हो जाते हैं। लेकिन इस पाठ्यक्रम की बात की जाए, ये पाठ्यक्रम लगभग 5.5 साल का होता है। इसमें खाली पशु के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, पशु में मवेशी, गाय भैंस, स्मॉल एनिमल की बात कीजिए, भेड़ बकरी, डॉग कैट, घोड़ा इत्यादि, कैमल, एलिफेंट, विभिन्न प्रकार के जितने पशु हैं सबकी पाठ्यक्रम में इसकी पढ़ाई की जाती है। और ये सब आगे चल के स्पेशलाइज भी लोग हो जाते हैं कि किसी को चाहिए कि इक्वाइन में स्पेशलाइज करना है तो वहाँ पे जा सकते हैं, डॉग में स्पेशलाइज करना है तो वहाँ पे जा सकते हैं। और पक्षी की बात की जाए तो पक्षी भी विभिन्न प्रकार के पक्षी, चाहे वो वाइल्ड हों चाहे वो पोल्ट्री, आप देखेंगे पोल्ट्री इतना बड़ा सेगमेंट है, वो पशुपालक या पशु चिकित्सकों की ही देन है जो आज एक पोल्ट्री इतना बड़ा अपने आप में इंडस्ट्री हो चुकी है। इसका उत्पादन जितने भी हों वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे कि मिल्क है, अंडा है, जितने मीट हैं, ये सब भी इसी से जुड़े संदर्भ में है, पशु चिकित्सा से ही संबंधित सब। जैसे कि आपने कहा कि ये 5.5 साल का लंबा कोर्स होता है, तो अगर कोई इस से जुड़ना चाहता है तो इसका क्या कुछ प्रोसेस है, क्या कुछ एलिजिबिलिटी है, क्या कुछ क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है? अगर वेटनरी की फील्ड की बात की जाए तो 10+2 इज़ द बेसिक क्वालिफिकेशन, मतलब 10+2 बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से जो बच्चा पढ़ता है तो वो एलिजिबल हो जाता है इसके एंट्रेंस टेस्ट को देने के लिए। आजकल गवर्नमेंट ने ऑल इंडिया लेवल पे नीट जैसी परीक्षा, जैसे हम लोग जानते हैं नेशनल एंट्रेंस एजुकेशन एग्जामिनेशन जितने होते हैं नेशनल लेवल पे होते हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का स्टूडेंट उसको परीक्षा को दे सकता है। उस हिसाब से उसकी मेरिट बनती है। तब अपने अपने प्रदेश में अलग अलग काउंसिल्स होती हैं, उस मेरिट लिस्ट को वो स्टेट के डोमिसाइल के बेसिस पे उसको एनलिस्ट करते हैं। स्टेट की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं कि इस कैटेगरी में कितने बच्चों को लेना है, महिलाओं को कितना लेना है, क्योंकि वुमेंस को बढ़ावा दिया जाता है तो उनके लिए भी कुछ सीट रिजर्व्स होती हैं, उस बेसिस पे उनके सीट की कैटेगराइजेशन होती है। फिर इस पाठ्यक्रम के बात की जाए तो ऑल इंडिया लेवल से ऐसा नहीं है कि अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार का बच्चा बिहार में ही पढ़ेगा। बिहार का बच्चा चाहे तो वो पंजाब में ही पढ़ सकता है, चाहे वो साउथ में ही पढ़ सकता है, तमिलनाडु में पढ़ सकता है। और ऐसा ही विपरीत भी है कि पंजाब का बच्चा भी हमारे यहाँ के पढ़ते हैं, क्योंकि एजुकेशन में जो मेरिट लिस्ट है उसी बेस पे सिलेक्शन होना चाहिए, उसी बेसिस पे चल रही है। 12th में 10 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट, उस एंट्रेंस टेस्ट पे मेरिट लिस्ट, फिर काउंसलिंग होती है। उस काउंसलिंग में बच्चा निर्धारित करता है उसको किस जगह की सीट ऑप्ट करनी है। कई बार होता है कि वेटनरी फील्ड, क्योंकि प्राथमिकता रहती है सभी लोगों की रोजगार को लेके या सभी आगे एस्टेब्लिशमेंट को लेके, तो वेटनरी फील्ड नहीं मिल पाता है किसी को, तो अन्य विकल्प भी चुन सकते हैं लोग, जैसे कि फूड साइंस होता है, फिशरीज भी होती है, मछली की भी पढ़ाई की जाती है। और कौन कौन से विषय हैं सर? जैसा कि आपने बताया, बिल्कुल सही कहा कि अगर वेटनरी की बात करते तो लोगों के दिमाग में पशुपालन तक ही चीज़ें सीमित हैं, तो और क्या कुछ नए सब्जेक्ट्स इसमें हैं, क्या कुछ नई चीज़ें हैं इसमें? सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो मैडम इसमें पाठ्यक्रम में 16-17 सब्जेक्ट कुल मिला के सारे होते हैं। पशु से संबंधित मेडिसिन है कि वैक्सीनेशंस हैं, पशु से संबंधित गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक्स है, जैसे ह्यूमन में गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक्स है, ऐसे ही पशु में गायनेकोलॉजी भी है, सर्जरी एंड रेडियोलॉजी है। अगर पशु कहीं हड्डी टूट जाती है तो उसका फ्रैक्चर का इलाज है, और पशु से पोषण संबंधित चीज़ें हैं। और मछली की बात की हमने, मछली साइंस, फिशरीज कॉलेज अपने आप में एक बड़ा साइंस है, वो एक सेपरेट कॉलेज है। ऐसे ही डेयरी कॉलेज भी अपने आप में एक सेगमेंट है। तो विभिन्न प्रकार के सेगमेंट, इसी के साथ साथ एलाइड साइंसेज हम कह सकते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट इसके साथ जुड़े हुए हैं। जी। और अगर बिहार एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये देश का 5वां यूनिवर्सिटी है जहाँ पर पशु चिकित्सा की पढ़ाई होती है, पशुपालन विभाग की पढ़ाई होती है। इससे अगले स्तर तक ले जाने के लिए क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ तैयारी की जा रही हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि ये बिहार का नहीं, अनडिवाइडेड इंडिया का 5वां कॉलेज है। अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 1927 में एस्टैब्लिश हुआ था बिहार वेटनरी कॉलेज में। इसका उद्देश्य यही रहा था कि हमारे आसपास के जितने प्रदेश हैं, जैसे उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, यूपी तक के लोग इसमें यहाँ पे आके पाठ्यक्रम अपनी यहाँ पे डिग्रियाँ लेते थे। और आज लोग यहाँ से बड़े बड़े शोध के लिए, बड़े यहाँ के पढ़े हुए विद्यार्थी जो है देश विदेशों में अपनी अपनी आपके ये सेवाएं दे रहे हैं सब। और हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी की बात करें 1927 के बाद 2016 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। हमारे माननीय कुलपति महोदय जो डॉक्टर रामेश्वर सिंह सर थे और बिहार स्टेट गवर्नमेंट की, दोनों की सहकारिता रही इसमें, और हमें लगभग
अच्छा फंड मिला जिसमें कि हम इसको कॉलेज को यूनिवर्सिटी लेवल तक लेके गए हैं। और इसमें बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग 1000 करोड़ रुपए जो बिहार सरकार गवर्नमेंट ने दिए हैं, उससे हमारे डिफरेंट कैंपसेस डेवलप हो रहे हैं। एक कॉलेज से आज हमारे पास 4 कॉलेज हैं। बिहार वेटनरी कॉलेज जो मुख्य कॉलेज के नाम से जाना जाता है वो पटना परिसर में है। संजय गांधी डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज है, वो भी बिहार में ही है, पटना में ही है। एक और कॉलेज जैसे मैं फिशरीज़ कॉलेज की बात कर रहा हूँ, वो किशनगंज में मैडम हमारे यहाँ पे है। और इसी के साथ वेटनरी का दूसरा कॉलेज, इसी बिहार स्टेट में वेटनरी के 2 कॉलेज हैं, एक और कॉलेज जो है वो किशनगंज में है। तो कुल मिला के हमारे पास 4 कॉलेज हैं। इसमें हम डिग्रियाँ देते हैं, वेटनरी की, फिशरीज़ की, डेयरी टेक की डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलते हैं। किसानों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता रहता है जिससे जागरूकता हम चलाएं किसानों के लिए। अपार हमारे पास ऑप्शंस से अपॉर्चुनिटीज़ है इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। सर, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि बिहार एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी के तहत 4 कॉलेजेस हमारे राज्य में मौजूद हैं, और आज के समय में बात करें युवाओं की तो हर युवा पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, और सरकार ने भी भरपूर इनका साथ दिया है हर क्षेत्र में अपार अपॉर्चुनिटीज़ इन्हें देकर। और अगर इनके रुझान की बात करें तो पशुपालन विभाग भी इनके रुझान की लिस्ट में ऊपर में आता है। ऐसे में रोजगार के क्या कुछ माध्यम है, क्या कुछ चीज़ें मौजूद है इस क्षेत्र में, चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी मैडम, बहुत खूब आपने कहा है। पशुपालन के क्षेत्र में, वेटनरी फील्ड के क्षेत्र में लोग डिग्री ही इसलिए लेने आते हैं क्योंकि रोज़गार की उनको सुरक्षा प्रदान रहती है। साथ के साथ ही एक बेसिक डिग्री जैसे ही वेटनरी की लेता है कोई बीएससी एंड एएच करके जो डिग्री होती है, उसके बाद वो पहले दूसरे साल में ही संतुष्ट हो जाता है। बस इसमें एंट्रेंस एक बार लेना है, एक बार कॉलेज में एडमिशन हो गया है तो पहले साल से ही अपने आप को एक अधिकारी के रूप में अपने आप को महसूस करता है। क्योंकि जैसे ही डिग्री मिल जाएगी तो रोज़गार, पर्टिकुलरली बात करें बिहार की देश तो हमारा स्लोगन भी लगा रही है कि रोज़गार चाहिए तो बिहार आइए। तो ऐसा पशुपालन क्षेत्र में बिल्कुल भरपूर रोज़गार यहाँ मौजूद हैं। डिग्री लेते ही लोगों को वेटनरी ऑफिसर एक होता है, टीवीओ जिसको टूरिंग वेटनरी ऑफिसर बोलते हैं, वो नौकरी लगभग मैं मानूंगा कि 90% लोग जितने पास होते हैं उन लोगों को वो नौकरी मिल ही जाती है। और इसी नौकरी को वेटनरी ऑफिसर भी कहते हैं, वेटनरी सर्जिकल मेडिकल ऑफिसर भी कहते हैं। अन्य प्रदेशों में अलग नामों से इसको बोलते हैं। आजकल का युवा खाली वेटनरी ऑफिसर तक ही सीमित नहीं रह गया है। अगर नौकरी की बात करें तो वो अपने आप में इतना जागरूक है, वो जानता है कि वेटनरी में एक सरकारी नौकरी से कहीं अच्छे विकल्प प्राइवेट नौकरियों में भी हैं। तो वो प्राइवेट नौकरी भी विकल्प तलाशता है। एक डॉक्टर को बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, न्यूट्रिशन की इंडस्ट्रीज़ हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज़ बड़े अच्छे हाई पैकेज पे हायर कर लेती हैं। तो इसके साथ साथ कुछ और आगे की पढ़ाई करते हैं तो कुछ लोग चाहते हैं कि MBA भी साथ में कर लें। जब प्राइवेट में ही जाना है तो MBA का विकल्प चुनते हैं। तो मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि तकनीकी ज्ञान यहाँ हो गया और आगे कंपनी में कैसे कार्य करना है उसका ज्ञान उन्हें MBA की डिग्री में मिल जाता है। तो दोनों का एक अमलगमेशन जो मिक्सचर होता है, वो जो लड़का तैयार होता है वो बहुत अच्छे हाई पैकेज पर जाता है। तो कहीं वो सरकारी नौकरी की तरफ देखता भी नहीं है। ऐसे ही और नौकरी अगर आप देखें इस क्षेत्र में बहुत सारी नौकरियाँ वेटनरी करने, नौकरी चाहे सरकारी हो चाहे निजी सर, उसके लिए आपको अपने मतलब काबिल होना पड़ता है। जी सर। और हर किसी की चाहत होती है कि वो अपने पैरों पे खड़े रहे, फिर चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे वो कोई निजी नौकरी हो सर। जी सर। जी, नौकरी मैडम इसमें और भी हैं। आपको जानकर बड़ा खुशी होगी कि हमारे यहाँ से पढ़े हुए छात्राएँ भी आज IAS भी हैं। तो वेटनरी फील्ड के IFS का एक फील्ड ऐसा था जहाँ पे वेटनरी का दबदबा होता था, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेंसिक साइंसेज वाली सर्विसेज भी। तो इन सब सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में बिहार स्टेट की अपनी पब्लिक सर्विस कमीशंस में उसमें वेटनरियंस जाते हैं। कुछ लोगों का रुझान होता है शोध करना, आगे रिसर्च करना, तो वो आगे हायर डिग्रीज़ लेते हैं जैसे MVSC और PhD जिसको कहते हैं। वहाँ पे शोध के कार्यक्रम में वो साइंटिस्ट भी बनते हैं। ऐसे अन्य बहुत सारे विकल्प हैं। रोज़गार की मैं कहूँगा वेटनरी फील्ड में कोई भी कमी नहीं है। और यहाँ तक कि आजकल रोज़गार छोड़ के लोग अपना प्राइवेट, अपना पर्सनल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी जा रहे हैं लोग। जैसे कि आपने सर शोध कार्य का जिक्र किया, आपने भी कई शोध कार्य किए, चाहूँगी किसी एक शोध कार्य के अनुभव को साझा करें। बहुत अच्छा मैडम। शोध कार्य की बात की जाए तो मैं 2007 में पंतनगर में था। आपने नाम सुना होगा गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी का, पंतनगर का, जो कि उस समय में अपने की एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी होती थी वेटनरी या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। तो 2006 और 7 में मुझे अपने एडवाइज़र अलॉट होते हैं और हमारे पास एक प्रोग्राम चलता था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का। अगर आप जानकारी जानते होंगे तो जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी ह्यूमन में चलता है। तो 2006 और 7 में मुझे उस प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला
और मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं उस टीम का हिस्सा हूं जो कि भारत में प्रथम IVF काफ जो वेटनरी में है, तो उसका मैं एक टीम मेंबर हूं, जो हमारी टीम ने पंतनगर में प्रोड्यूस किया। और उस समय उसका उद्घाटन माननीय शरद पवार जी ने, जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते थे, उन्होंने वहाँ पर उद्घाटन किया आके। इसी शोध को मैं आगे भी बढ़ा रहा हूँ। और बिहार, इसके बाद मैं पटना में गया, पटना से पहले मैं पंजाब में था, वहाँ भी मैंने इसी काम को किया। और अभी बिहार की भी बात की जाए तो हमारे पास भी एक विकसित लैब है, IVF की लैब है। इसकी हम सेवाएं जो है लैब में तो काम करते ही हैं, साथ साथ किसानों को भी हम यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। भ्रूण हस्तांतरण तकनीक जिसको हम बोलते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम किसानों के द्वार पे जाके अच्छी प्रोजेनी के बच्चे उनको मिल रहे हैं गाय से। जी, तो किस तरीके से आप उन्हें गाइड करते हैं, किस तरीके से उनका मार्गदर्शन करते हैं और उनकी क्या प्रतिक्रिया है इसके प्रति? किसान आज की तारीख में मैडम जागरूक हैं। जो ऐसा नहीं हम कहेंगे कि खाली पंजाब और हरियाणा का किसान ही जागरूक है। मैं देख रहा हूँ कि पंजाब हरियाणा में भी काम किया है, यहाँ बिहार में भी प्रतिशत कम हो सकता है, परसेंटेज ऑफ द प्रोग्रेसिव फार्मर्स जो है वो कम हो सकते हैं, लेकिन ऐसे फार्मर्स हैं जो चाहते हैं कि जो नई से नई तकनीक आई हुई है उस तकनीक को अपने डेयरी फार्म पे देखें, डेमोन्स्ट्रेट होते हुए देखें और क्या फ़ायदा उसका हो सकता है, खुद उसके साक्षात्कार बने कि ये तकनीक है, खाली किताबों में नहीं है, ये तकनीक उनके फार्म पे भी अप्लाई हो सकती है, उससे उनको फ़ायदा मिल सकता है। इस तकनीक के लिए जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या भ्रूण हस्तांतरण तकनीक जो हम बोल रहे हैं, इसके लिए हम किसान के पास जाते हैं। उनकी गाय जिनके आनुवांशिक गुण बहुत अच्छे नहीं है कि बहुत ज़्यादा दूध देंगी, वो कि दूध के उत्पादन अगर हम बात करते हैं तो दूध का उत्पादन दो चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो आनुवांशिक गुण उसमें कितने, जेनेटिक मेकअप कैसा है, दूसरा उसका एनवायरमेंटल की कितना खिलाया पिलाया है। खूब खिला लेंगे अगर जेनेटिक मेकअप नहीं है तो दूध वो 4 या 5 लीटर वाली गाय 10 लीटर पे नहीं जा जाएगी। लेकिन ऐसी गाय से ही अगर हम ऐसा भ्रूण जिसको कंप्लीट बच्चा जिसको हम बोलेंगे, एम्ब्रियो जिसको बोलेंगे, ऐसी अच्छी गाय का हम भ्रूण लैब में तैयार कर लें जिसकी कि गाय की आज 30 लीटर गाय भी जो है 30 लीटर दूध भी देती है प्रतिदिन, ऐसा एम्ब्रियो हम ट्रांसफ़र बना के उस गाय में डाल देंगे तो जो बच्चा पैदा होगा, जो DNA कंटेंट होगा, उसका बच्चा जो होगा वो 30 लीटर की क्षमता वाला ही होगा। तो हम इसमें सेक्स सॉर्टेड सीमन का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वाकई में सब विज्ञान ने हर क्षेत्र को बेहतर किया है, सरल किया है। ऐसे में बिहार एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी में विज्ञान के इस गुण को किस तरीके से उपयोग किया जा रहा है? क्या नई चीज़ें विज्ञान से जुड़ी देखने को है, सुनने को है यूनिवर्सिटी में? विज्ञान से नई जुड़ी चीज़ें बहुत सारे स्तर पर हो रही हैं। हमारी यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो आज एक सबसे बड़ी समस्या पशुपालन के क्षेत्र में है न्यूट्रिशन। क्या खिलाएं पशु को। एक तो बिहार के परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो यहाँ बाढ़ भी है, सुखाड़ भी है, तो जहाँ पे न्यूट्रिशन की हमेशा एक कमी रहती है। तो क्या हमारे पास लोकली अवेलेबल कन्वेंशनल फीड है? तो बिहार पशु चिकित्सालय ने अपना एक ऐप डेवलप किया है। एप्लीकेशन डाउनलोड जो प्ले स्टोर पे मिल सकती है कि आपके पास क्या मौजूद राशन है, क्या ग्रीन फॉडर है, क्या आपके पास कंसनट्रेट है और कितना आपकी गाय दूध देती है। तो उस प्रकार खाली उसको डाटा डालना है तो आपका कंटेंट सामने आ जाएगा कि आपको ग्रीन फॉडर कितना खिलाना है, कंसनट्रेट कितना खिलाना है। एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में बात की जाए तो हमारे यहाँ मैडम लगभग सभी प्रकार के टेस्ट जो ब्लड में ह्यूमन के होते हैं वो सारे टेस्ट हमारे यहाँ होते हैं। डायग्नोस्टिक फैसिलिटी हमारे यहाँ पे है। चिकित्सा की और बात की जाए तो हम एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, MRI जैसी तकनीक हमारे यहाँ पे होती हैं। आँखों का ऑपरेशन, कुत्ते का जो कॉर्नियल ओपेसिटी जिसको कहते हैं, उसका ऑपरेशन हमारे यहाँ होता है। अगर गाभन कोई पशु है या स्मॉल एनिमल है, बच्चा किस प्रकार नॉर्मल नहीं हो पा रहा है तो सिजेरियन ऑपरेशन का हमारे यहाँ विकल्प होता है। तो ये सब आधुनिक तकनीक हमारे यहाँ देखा जाए तो किसानों के लिए एकाएक तुरंत उपचार के लिए हमारे पास विकल्प मौजूद है। हमारी इकाई जो है, हमारे जो डॉक्टरों की टीम है, जो विशेषज्ञ हैं, ये 2 यूनिट में काम करते हैं। सुबह 2 बजे तक भी काम होता है, रात के 8 बजे तक भी काम होता है। तो इमरजेंसी सेवाएं भी हमारे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। साथ साथ हम और सेवाएं भी, जैसे कि ज़ू एनिमल्स को भी सेवा हम दे रहे हैं। पटना ज़ू हो गया, राजगीर ज़ू हो गया, वहाँ भी हमारे विशेषज्ञ जाते हैं। अलग अलग प्रकार के कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे फ्रैक्चर का केस है, फ्रैक्चर के लिए भी हम पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे यहाँ पिनिंग की सुविधा है। जो ह्यूमन में आपने सुना होगा कि कोई हड्डी टूट गई तो रोड डाल दिया या वायर लगा दिया, वो सब सुविधाएं भी हमारे यहाँ पे हैं। वाकई विज्ञान एक चमत्कार ही है सर। अगर बात करें आपके अनुभवों की, आपकी कोशिशों की, तो आपके द्वारा क्या कुछ प्रयास किए गए हैं इस क्षेत्र की बेहतरी के लिए? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मेरा जो फील्ड है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी का फील्ड है। ये एक क्रांतिकारी तकनीक है। अगर जैसे हम इस तकनीक से पहले एक तकनीक आई थी कृत्रिम गर्भाधान,
1960 में आपने श्वेत क्रांति देखा होगा कि वाइट रिवॉल्यूशन, जो कि मिल्क का एकदम से जो मिल्क जहां हमारे देश में पैदावार कम होती थी, आज की तारीख में 230 मिलियन टन का एनुअल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि एक AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की तकनीक आई थी। उस प्रकार हमने जो निम्न कोटि की गाय थी उसमें अच्छे प्रकार का सीमन डाल के जो उनके आगे बच्चे हुए तो दूध की क्षमता उनकी बढ़ गई। इसी कड़ी में अगली तकनीक होती है जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक, एम्ब्रो ट्रांसफ़र या भ्रूण हस्तांतरण तकनीक। इससे क्या होता है, ना ही खाली सीमन अच्छा है बल्कि एग, क्योंकि जो एक भ्रूण तैयार हो रहा है, जो बच्चा तैयार हो रहा है, उसमें माँ के गुण और फादर के गुण, दोनों के गुण मिलाकर ही एक बच्चा तैयार होता है। तो वो भ्रूण हम अपनी लैब में विकसित करते हैं और एक ही जनरेशन में जो 5 लीटर की गाय है उससे हम 30 लीटर अगली जनरेशन में दूध ले सकते हैं। और नस्ल सुधार का कार्यक्रम, जो क्रॉस ब्रीडिंग हो चुकी है, जो लोग चाहते हैं कि यार देसी गाय पालनी है, A1 A2 का काफ़ी ज़्यादा चर्चा चलती है, तो उस प्रकार देसी गाय का भी हम भ्रूण ट्रांसफ़र करते हैं। तो यही सब मेरा भी शोध का कह सकते हैं कि ना सिर्फ ह्यूमन हेल्थ को बल्कि साइंस ने, मेडिकल साइंस ने एनिमल्स हेल्थ को भी, उसकी भी क्वालिटी को इम्प्रूव किया। जैसे किस तरह का जिक्र करें पशु चिकित्सा की, तो कहते हैं कि पशु चिकित्सा पद्धति प्राचीन पद्धति है। यानी इस बात को हम कह सकते हैं कि प्राचीन समय से ही इस पद्धति पे हम काम कर रहे हैं और पशु हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। ऐसे में आज के संदर्भ में इस बात को जानना कितना ज़रूरी हो जाता है जब कहीं ना कहीं पशु चिकित्सा हम मनुष्य के स्वास्थ्य से जुड़ी हो। अगर फैक्ट की बात करें तो जो भी स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हमें होती है उस पर 70% कॉन्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं पशुओं के कारण होता है, एनिमल्स के कारण होता है। तो क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा आपने कहा। ये हम सभी लोग जानते हैं कि पशु पद्धति या पशुपालन एक व्यवसाय ऐसा है कि बहुत पुरानी पद्धति चलती आ रही है। क्योंकि जो सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो अगर सिविलाइजेशन हुआ है तो पशु मनुष्य के साथ साथ ही चला है। चाहे डोमेस्टिकेशन में गाय हो, चाहे वो इवन स्मॉल एनिमल में डॉग हो। तो सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो ऐसे पशु हमारे साथ साथ पद्धति है बहुत पुरानी है। और अगर हम पुरानी बात करते हैं, जैसे कि जो हमारे ग्रंथ है उनकी बात करते हैं, तो नकुल और सहदेव अगर हम बात करते हैं, या सलीहोत्रा एक ग्रंथ है उसकी बात करते हैं, तो एनिमल का ट्रीटमेंट भी उतना ही पुराना अगर हम देखें, कुछ उसकी मेडिसिन्स भी उतनी पुरानी चल रही है। हाँ, इस चीज़ को हमें समझना और बेहतर चाहिए कि पशु और जो मनुष्य है उनका साथ साथ जो डोमेस्टिकेशन है, कहीं ना कहीं वो बीमारी भी कहीं ना कहीं मनुष्य से कुछ बीमारी पशु में और पशु से भी कुछ बीमारी मनुष्य में जाती है, जिनको कि जूनोटिक बीमारी कहते हैं। आपने ठीक कहा कि लगभग 70% बीमारियां हैं जो एक दूसरे से प्रदान होती हैं। हम ऐसी बीमारियों का कभी जिक्र नहीं करते जो कि मनुष्य से जानवरों में चली जाती हैं, परंतु हमें हमेशा चिंता रहती है कि कोई ना कोई बीमारी जो है जानवरों से मनुष्य में आती है। उदाहरण के तौर पर बात करें, बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे आपने सुना होगा कई सीज़न में कि लोग जो चिकन खाने वाले लोग होते हैं तो वो कम खाना शुरू कर देते हैं, अंडा खाना कम शुरू कर, क्योंकि बर्ड फ्लू का एक प्रकोप हो जाता है। ऐसा ही स्वाइन फ्लू हमने देखा। स्वाइन फ्लू आप देखेंगे कि अब मना कर दिया गया है कि दूध जो है कच्चा नहीं पीना है, क्योंकि कई बार दूध से जो है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की भी एक बीमारी है जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, वो भी कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन का स्टडी पाई गई है कि ये ऐसी बीमारी भी फैल जाती है। एक ब्रूसेलोसिस होती है जो इनफर्टिलिटी जो है मेल में, जो पुरुष में मेल होते हैं उनमें इनफर्टिलिटी कर देती है। और रेबीज़ जो एक बहुत बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, जिसका कि एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत मास लेवल पे चलना चाहिए और चलता भी रहता है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि पशु से ह्यूमन में आती हैं। हमें खाली सतर्कता की ज़रूरत है। हमें इसीलिए स्वास्थ्य जो है, अपने स्वास्थ्य के साथ साथ पशु का भी स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा तो इस बीमारियों के प्रकोप से हम बच पाएंगे। और आजकल हमारी साइंस जो है एक प्रिवेंटिव मेडिसिन पे चल रही है, एपिडेमियोलॉजी पे चल रही है। जब से आपने देखा कि कोरोना फैला, कोरोना भी कहाँ से आया, लोग अभी भी उसको सोच रहे हैं कि पशु पक्षी से कहीं से आया है, चाहे चमगादड़ कुछ बोलते हैं, चाहे स्वाइन बोलते हैं, कहीं ना कहीं से वहीं से आया है, म्यूटेट होकर आया है ये वायरस। तो मनुष्य में जितनी बीमारियां आ रही हैं, कहीं ना कहीं पशु के कहीं ना कहीं उनके डिरेंजमेंट उधर DNA म्यूटेशन वायरस का जो हो रहा है उससे आ रही हैं। तो हमारी प्रिवेंटिव मेडिसिन पे भी इस पे काम कर रही है। आज हम बात करते हैं इसीलिए वन हेल्थ की। अगर आप देखें बहुत बड़ा टॉपिक हो चुका है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस इस पे होती हैं। वन हेल्थ, उसमें ना ही मनुष्य अलग और जानवर पशु अलग नहीं हो जा रहा है। वन हेल्थ में दोनों को एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चल रहे हैं, कैसे बीमारियों को रोकथाम की जाए, कैसे बीमारी आने ही ना दी जाए। बिल्कुल, बहुत ही सही आपने बात साझा की, बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा की। अगर
आज के समय की बात करें तो आज भी समाज में कहीं ना कहीं पशुओं के प्रति संवेदनशीलता की कमी देखने को मिलती है। ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी कि बतौर वेटनरी डॉक्टर क्या केवल ये किताबी ज्ञान तक सीमित है या इसके लिए एक अलग फीलिंग या अलग चीज़ की ज़रूरत होती है? किसी भी अगर हमें मनुष्य या जानवर से अगर संबंध रिश्ता बनाना है तो किताबी ज्ञान से ऊपर हटना होगा। एक भावनात्मक रिश्ता, एक संवेदनशीलता हमें जाननी होगी, लानी होगी अपने अंदर। खाली किताबी ज्ञान से हम उस बीमारी को जान सकते हैं और इलाज कर सकते हैं, लेकिन उस किताबी ज्ञान से पहले हमें संवेदनशील होना पड़ेगा। पशु के पास हमें कैसे पहुंचना है। अगर इसी चैनल में कहीं कोई एक डॉग आ जाएगा तो हो सकता है वो मुझे कुछ ना कहे, आपके पास आके कुछ कहने लग जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्मेल कर लेता है कि ये इसमें कहीं डॉग की और भी स्मेल है। तो ये संवेदनशील पशु में भी है और हमारे पास भी होनी चाहिए। किताबी ज्ञान से उठकर हमें करना चाहिए। और मैं एक ये भी कहूँगा कि खाली डॉक्टरों की जिम्मेदारी नहीं है इस संवेदनशील में, एक मनुष्य पूरी प्रजाति की जिम्मेदारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं संवेदनशील का और सहानुभूति का अभाव है कि जब तक पशु कोई हमारे लिए प्रोडक्शन प्रॉफिटेबल है तब तक वो घर में है। जैसे ही किसी गाय का प्रोडक्शन कम हो जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है, उस पर खान पीन का खर्चा ज़्यादा है और दूध का उत्पादन कम है, उसको हम खूंटे से निकाल के उसको गली मोहल्ले में छोड़ देते हैं। तो ये सही तो कहीं ऐसे में क्या कुछ करने की आवश्यकता है, या यूँ कहूँ कि आमजन अपने स्तर से किस तरीके से पशु की मतलब देखभाल कर सकते हैं या पशु चिकित्सा में अपना साथ दे सकते हैं? जो कि आपने बात कर रहे हैं, जो स्ट्रे एनिमल में अगर आमजन जो मैं समझ पा रहा हूँ, आमजन क्या सहायता कर सकते हैं स्ट्रे एनिमल में, ऐसा संवेदनशील फिर यहाँ पे एक मुद्दा उठता है कि संवेदनशील होगा, कोई स्ट्रे एनिमल होगा, एक जना आपको दिखेगा कोई पत्थर मार रहा है, दूसरा जना आपको दिखेगा किसी इंजर्ड एनिमल को लेके हॉस्पिटल की तरफ लेके जा रहा है। तो दो मनुष्य में संवेदनशील की ही भेदभाव है, जहाँ पे दो प्रकार का व्यवहार आपको किसी पशु के प्रति दिख रहा है। स्ट्रे एनिमल जो कि ऐसा नहीं खाली वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का भी कारण बनते हैं, कहीं ना कहीं वो रैबिट डॉग है तो बाइट का कारण बनता है, जब पागल कुत्ता जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से अगर जो आमजन उस पर थोड़ा संवेदनशील होके, क्योंकि गवर्नमेंट के अस्पताल अपनी जगह पे हैं, गवर्नमेंट के मोबाइल यूनिट्स बिहार गवर्नमेंट ने चलाई है, ऐसे अन्य कई प्रदेश में मोबाइल वेटनरी यूनिट्स चल रही हैं, हेल्पलाइन नंबर हैं। तो कोई भी आमजन किसी भी हेल्पलाइन नंबर पर म्यूनसिपैलिटी से कॉन्टैक्ट करके ऐसा कोई स्ट्रे पशु है उनको बता सकता है यहाँ पे है, तो उसको ले जाया जा सकता है। अपने अंदर भी इतनी संवेदनशील हो सकती है। एक छोटी सी चीज़ है, कुछ लोग चाहें तो रोटी, कपड़ा और मकान जैसे थोड़ी सी ही बेसिक नीड है, तो एक रोटी डाल देना, थोड़ा सा दूध पिला देना, या कहीं पानी, जो पशु पक्षी उड़ते हैं गर्मियों में हमने देखा है बहुत सारे लोग बाहर एक मटका या कोई थोड़ा सा बर्तन रखते हैं, पानी डालते हैं, ये सब संवेदनशील ही है। और इस प्रकार हम स्ट्रे एनिमल्स का ध्यान रख सकते हैं। बहुत सारी NGO भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे, वो डोनेशन भी मांगते हैं। तो कुछ एक प्रकार के लिए भी लोग आजकल गौशाला में भी जाते हैं, तो क्यों ना हम ऐसे जानवर को भी गौशाला पहुंचा दें, जो कहीं इंजर्ड गाय, जो कहीं गाय जो स्ट्रे एनिमल के रूप में घूम रही है, तो ये भी हमारी तरफ से एक धर्म का ही काम होगा। जो लोग, अगर आपकी बात करें तो आपके पास नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, किताबी ज्ञान भी है, साथ ही साथ वो अटैचमेंट, वो फीलिंग भी है। फिर भी आपसे जानना चाहूँगी कि इस क्षेत्र से मतलब इस क्षेत्र में आप जुड़े हैं, तो इसके प्रति रुझान आपका कैसे हुआ? अगर प्रोफेशन की बात की जाए तो पशुपालन व्यवसाय तो मैं बचपन से ही देखा हूँ कि हम जॉइंट फैमिली में पले बड़े हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे चाचा या जो हमारे और बड़े लोग होते थे, हमारे घर में गाय, भैंस और कुत्ता, बिल्ली भी, और आप कहेंगे तो छोटे और जानवर भी, और इवन मंकी भी हमारे घर में बचपन से ही पाला गया है। और हमारे बड़े बुजुर्ग जो है, गाय का कच्चा दूध भी कई बार हमें गाय के पास लेके जाते थे, और कई बार रेस भी लगवाते थे कि बछड़े के साथ रेस लगाना है। तो कहीं ना कहीं छोटा सा अटैचमेंट बोल लीजिए रहा है। और पढ़ाई की बात की जाए तो मेरे बड़े भाई ने भी मुझे थोड़ा मोटिवेट किया कि पढ़ो, तभी आगे इसमें बढ़ना है। तो थोड़ा सा मुझे पढ़ाई के क्षेत्र में आगे धकेला। आपका रुझान भी था और आपको साथ भी मिला और आपको रास्ता भी मिला। सर, आप यहाँ पर आए, अपना कीमती समय दिया और इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो वक्त हो चला आपको बताने का कि हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, जिसके लिए ज़रूरी है आपको हमारा पता नोट करना। हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है director.ddkpatna@gmail.com।
इसी के साथ दर्शकों चलते चलते ज़रूर कहना चाहूँगी, सपने, खुशी और मेहनत का कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं होता है, लेकिन सपनों को फॉलो करने से, खुशी को शेयर करने से और मेहनत को लाइक करने से ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। याद रखिएगा, ज़िंदगी ऐप से नहीं, आप से खूबसूरत है। नमस्कार।